So today we are doing graphs for 1D, uniform as well as non-uniform motion. चलो, so there are total 9 graphs जो मैं अभी आपके सामने ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है? 9 ग्राफ्स, थोड़ा ध्यान से। अगर कॉपी पेन है साथ में तो आप सभी अपने अपने कॉपी में ड्रॉ करते रहो। ओके, तो आपकी स्क्रीन पर अब हो गए 9 ग्राफ्स, ठीक है? अब इनमें हम किस किस में ड्रॉ करने वाले हैं ये लिख लेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट, 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 टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस। सेकंड में वेलोसिटी, थर्ड में एक्सेलरेशन। और ये सारे के सारे एक्स एक्सिस जो है वो टाइम एक्सिस होता है। हर्ष, ठीक है बच्चे? ओके, तो अब हम इसको सबको करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैं मोशन उठाने वाला हूँ वो मैं मोशन उठाऊंगा, इसमें जो ग्राफ आएगा, जो सबसे पहला ग्राफ है कौन सा, ये वाला। तो इस ग्राफ में मैं ड्रॉ करूंगा, लेट अस से देयर इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हियर। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं फर्स्ट चीज की बात करूं, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब इसकी पोजीशन जो है एक बॉडी की, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, दैट डज नॉट चेंज, दैट इज कांस्टेंट। तो आपकी गाड़ी रुकी हुई है, इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, गाड़ी सामने खड़ी है और मैं गाड़ी को देख रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई 5 मिनट पहले भी गाड़ी यहीं पे खड़ी थी, अभी भी गाड़ी यहीं पे खड़ी है, 15 मिनट के बाद देखा तब भी गाड़ी वहीं पे खड़ी है। इसका मतलब आपकी डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। तो इज इक्वल टू 0 पर आप जिस पोजीशन पे थे उसी पोजीशन को आपने मेंटेन करके रखा हुआ है। इट मींस योर बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो सिंपल बात है, मैं बोलूंगा कि आपके पास वेलोसिटी कितनी है उस बॉडी की, तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी 0। वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। अगर वेलोसिटी 0 हो गई ऐसी मोशन के लिए तो एक्सेलरेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, एक्सेलरेशन भी 0। तो पहले तो आपके ये 3 ग्राफ तो बन गए। ये हो गया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी which is not moving, which is at rest with respect to the origin. अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो मेरे पास बन गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना। तो इस ग्राफ को मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि आप एक सर्टेन वेलोसिटी पे मूव कर रहे थे और उसी पे मूव कर रहे हो, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो मैं पहली बार ही कंक्लूजन पर पहुंच गया कि एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। हाँ भाई, जीरो। 0 डेफिनेटली। तो एक्सेलरेशन आपका हो गया इसका 0। अब एक्सेलरेशन 0 क्यों हुआ? क्योंकि आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। तो इट इज अंडरस्टूड कि अगर आपकी ये स्ट्रेट लाइन आएगी तो एक्सेलरेशन का ग्राफ नहीं बनेगा, लेकिन डिस्टेंस का ग्राफ क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, पोजीशन का ग्राफ क्या बनेगा?
1 डिग्री ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर हमारे पास ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। सो लेट अस से पहले वो किसी एक पोजीशन पे थे, चलो मैं अगर ओरिजिन से ड्रॉ करूंगा तो ओरिजिन से ड्रॉ हो जाएगा, अगर मैं किसी और पोजीशन से ड्रॉ करूंगा तो ऊपर से ड्रॉ हो जाएगा, बट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन इस तरह से, बट इट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन, तो ये बन जाती है आपकी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और तो यहां पर मैं लिख देता हूं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मेरे नीचे वाले ग्राफ में वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0, टी की पावर 0 मतलब 1, मतलब वेलोसिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम because velocity is constant, it is not dependent on time, because it is not dependent on time, t की पावर 0 हो गया। तो यहां पर जब मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूंगा तो एट दैट टाइम मैं आई फाइंड दैट द डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली इक्वल टू टी की पावर 1, टी की पावर 1 एक ऊपर चला गया, टी की पावर 1 हो गया, ठीक है, 0 + 1। दूसरी चीज यहां पर जो मेरे पास एंगल आता है थीटा, अगर मैं इसका tan थीटा लेता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां से जितना मैग्नीट्यूड निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू दिस वेलोसिटी यहां पे, यहां पे। सो दिस वेलोसिटी, अब देखो इस ग्राफ का थीटा मुझे फाइंड किया, मैंने v फाइंड कर लिया, मुझे ये वाले ग्राफ में पॉइंट पता चल गया, वहां पर मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी, मेरे पास ये बन गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? इज इट क्लियर? यस सर। ओके हर्ष, डन? हाँ सर। ठीक है जी, तो अब इसके आगे देखते हैं। अब जो हमारे पास देखो, जब मैं इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा हूं तो मैंने कौन सी चीज यूज की? स्लोप। मैंने बोला थीटा फाइंड कर लो भाई, इस थीटे का tan ले लो, और tan ले लिया तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्या इस ग्राफ का ऊपर वाले ग्राफ के साथ कोई रिलेशन है कि नहीं? अब मैं ये बात का मिनट अब इसका जवाब देखते हैं। इसका क्या जवाब होगा? वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम। मतलब अगर मैं यहां पर कोई एक सर्टेन टाइम पीरियड पे, मान लो यही वाला टाइम ले लेता हूँ T1 T1, अगर मैं T1 पर मैंने T1 पर मेरी यहां पर पोजीशन है S1, तो ये S1 को कैसे फाइंड करूंगा मैं? तो S1 कैसे फाइंड होता है देखते हैं। तो अब ये T1 जो आ गया बिल्कुल इसी जगह पर मैं यहां पर निकालता हूं, तो ये जो T1 जो S1 मेरे पास आया दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व अप टू T1। तो इसका ये एरिया मैं फाइंड करूंगा, सो दिस एरिया विल बी इक्वल टू, तो जब मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा तो आई विल फाइंड दैट दिस एरिया इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू ये वाली वैल्यू। तो T1 के पास में अगर मैं यहां पर देखूं, T1 पर मैं एरिया फाइंड करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू दिस। बच्चे ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, इस पॉइंट पर यहां पे लिखता हूं कि स्लोप ऑफ position time graph gives velocity, and area of velocity time graph gives displacement.
तो ये दोनों चीजें हो गई। तो यहां से आपके पास, यहां से जो मेरे पास एरिया फाइंड हुआ वो एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया, और यहां से अगर मैं स्लोप देखूंगा तो वो इस वेलोसिटी के बराबर हो गई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू ग्राफ्स, एंड ये वाला ग्राफ तो सस्टेन ही नहीं करेगा, इट विल बी जीरो, देयर विल बी नो सच ग्राफ। तीसरी चीज, चौथी चीज जो यहाँ पर आपने नोट करनी है वो ये है कि जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, ऊपर की तरफ मूव करता हूं तो मेरे टी की पावर ऐड हो रही है। यहाँ पर टी की पावर 0, यहाँ पर टी की पावर 1, यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर 0 है, लेकिन ये टी की पावर 0, ये टी की पावर 1। एक्सपोनेंशियल पावर या एक्सपोनेंट ऑफ टी increases by 1 when we move to, अब मैं यहाँ पे एक हायर ग्राफ लिख रहा हूँ, ये आपने ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है तो डोंट राइट इट एनीवेयर, सिर्फ अपने आप को बताने के लिए याद रखना है कि यहाँ से जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरा टी की पावर 1 हो जाएगी। चलिए, अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस मैंने लिया था, फिर मैंने यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिया, अब मैं यहाँ ले लेता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर मेरे पास बन गया ग्राफ ऐसा। तो इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, इसको मैं बोलता हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या मैं यहां पर नॉन यूनिफॉर्म नहीं लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, तो यहाँ पर आ गया मेरा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0, ठीक है, और ये 0 भी नहीं है, तो इसकी एक सर्टेन वैल्यू है a। तो अब क्या होगा, अब मैंने जैसे आपको बताया कि भाई ऊपर जाने के लिए मुझे टी की पावर चढ़ानी पड़ेगी, तो ये टी की पावर 0 है, तो यहाँ पर ग्राफ कैसा बनना चाहिए, टी की पावर 1, और टी की पावर 1 का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। हाँ भाई ठीक है बच्चे, पता है, स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1, ठीक है। अब लेकिन इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मैं इसको क्या लिख दूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। अब देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन बच्चे डिफरेंस समझ नहीं पाते, कंफ्यूजन बहुत है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहां पर आपको एक सर्टेन tan थीटा मिलने वाला है, ठीक है। तो tan थीटा निकालने से पहले मैं यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली मेरा इस फार्मूले से कि भाई यहाँ पर मेरे पास t की पावर 0, यहाँ पर t की पावर 1, तो यहाँ पर कैसा ग्राफ बनना चाहिए बच्चे बताओ, कर्व लाइन। कर्व, लेकिन व्हाट कुड बी द नेम ऑफ दैट कर्व, बहुत सारी कर्व्स होती हैं। जब हमारे पास t की पावर 2 है तो कैसा कर्व बनता है, पैराबोला। पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व बनेगा और आपके पास पैराबोला बन जाएगा, तो ये बन गया। अब ये 0 नहीं होगा, 0 हो भी सकता है, कहीं और भी हो सकता है, इसलिए वी आर नॉट लाइक एग्जैक्ट एट दिस पोजिशन, इट विल गो लाइक दिस। तो ये हो गया मेरे पास s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये मेरे पास बन गया पैराबोला, ठीक है। अब ये पैराबोला हो गया ग्राफ, चलो अब इसके आगे देखते हैं। हाँ भाई, म्यूट लगाओ बच्चे, स्मिथ, ओके। तो अब देखो, अब आपके पास यहाँ पर बन गए मेरे पास 3 ग्राफ, तो ये बन गया पैराबोलिक ग्राफ, ये बन गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये बन गया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इनके रिलेशन देखते हैं, तो ये जो रिलेशन है कि इस ग्राफ में स्लोप देखेंगे तो नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं यहाँ पर एक सर्टेन टी ले लेता हूँ, T1, T1,
T1। तो अब मैं ये वाली अगर मैं पोजीशन देखता हूँ तो सबसे पहले चलो मैं tan थीटा को बाद में देखेंगे, पहले एरिया देख लेते हैं। तो नीचे से ऊपर जाते हैं, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें एरिया देखना होगा, इसको याद रखना, ठीक है ना। V इंटू टी का एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो T1 पॉइंट पर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, ये डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे अब S1 फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड द एरिया इन VT डायग्राम अप टू द टाइम T1। तो ये वाला सारे का सारा एरिया मुझे फाइंड करना होगा। तो ये एक ट्रेपीजियम है। तो जब आपको ग्राफ आपके सामने हो, आपके सामने वैल्यूज होंगी, तो यू कैन जस्ट पुट दी वैल्यूज एंड यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करोगे एंड दैट विल बी इक्वल टू S1। मैथ्स में और फिजिक्स में एक बहुत गहरा अंतर है। वो अंतर ये है कि मैथ्स में एवरीथिंग इज एक्स एंड वाई। भाई ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, लेकिन फिजिक्स वालों ने क्या किया, उस एक्स वाई के ऊपर पता नहीं क्या कुछ लाद दिया और उससे अलग अलग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लिए। जैसे कि अगर मैं वाई एक्सिस पर एक्सीलरेशन लूं तो वेलोसिटी का डायग्राम कैसा बनेगा, वेलोसिटी ऐसा बनेगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसा बनेगा। लेकिन मैथ्स में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई और एक्स में सारी की सारी गेम खेली जाती है और उसी चीज में सारे के सारे इंफॉर्मेशन वैल्यू पुट की और मेरे पास हर तरह का ग्राफ बन रहा है। तो इसका ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना तो मैथ्स का एक फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसको फिजिक्स वालों ने कैसे यूज किया कि भाई ये बन गया ट्रेपीजियम, इसका एरिया फाइंड करो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। चलो अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं ए और टी का एरिया फाइंड करता हूं, अगर मैं ये वाला एरिया फाइंड करूं तो क्या फाइंड होगा। लेट अस से मैंने ये एरिया फाइंड किया। हाँ भाई, व्हाट विल इट बी। So ये velocity. वेलोसिटी, यस यस यस, वेलोसिटी एट टाइम T1। तो ये रहा T1 टाइम पर मेरे पास वेलोसिटी ग्राफ। तो ये हो गया V1। तो T1 पर जो V1 है वो कैसे फाइंड होगा, आपके थर्ड ग्राफ के एरिया से। और T1 पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड होगा VT के एरिया से। दिस इज द रिलेशन। अब ST के एरिया से कुछ नहीं डिफाइंड होता, डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। कोई फार्मूला नहीं है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, तो इसको मल्टीप्लाई करने का हमारा कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो हो जाता है स्लोप, दैट इज tan थीटा। तो चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, tan थीटा पे। तो मैं थीटा की बात करूंगा तो ये वाला सबसे पहले इजी है, तो इसको सबसे पहले कर लेते हैं। इसको मैंने हटाया यहाँ से। अब इस पॉइंट पर मैंने निकाला थीटा। अब यहां पर अगर मैं tan थीटा निकालता हूं तो क्या निकल रहा है बच्चे, ये बताओ। So हाँ भाई, slope. हाँ स्लोप तो निकल रही है, लेकिन द स्लोप ऑफ VT कर्व क्या देगा, So स्लोप भी, direction. डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। किसका, किसका, Acceleration. यस। तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, स्लोप अगर आप फाइंड करोगे तो नीचे की तरफ मूव करते जाओगे, स्लोप फाइंड करते जाओ, इसकी स्लोप वेलोसिटी देगी, वेलोसिटी की स्लोप एक्सेलरेशन देगा। तो यहां से मैंने स्लोप फाइंड किया और ये स्लोप आया tan थीटा। सो दिस इज इक्वल टू A1। तो ये रहा A1 मेरे पास। तो यहाँ वाला जो थीटा है उसका रिलेशन यहाँ आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, A1 इज इक्वल टू tan थीटा। A1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर ऐसा है तो V1 कैसे फाइंड होगा, V1 विल बी फाउंड बाय फाइंडिंग स्लोप हियर। लेकिन यहां पर स्लोप कैसे फाइंड होगी, हाँ भाई बच्चों, यहां पर स्लोप कैसे फाइंड होगा, टेंजेंट खींच के। यहां पर मैं T1 जो पॉइंट है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाऊंगा, ये बन गया टेंजेंट।
तो T1 पर अगर मैंने टेंजेंट बनाया और उस टेंजेंट का मैं एंगल फाइंड करता हूं, इसको मैं बोलूंगा फाइ, ठीक है। तो जब मैं इसका टेंजेंट फाइंड करूंगा या इसकी स्लोप फाइंड करूंगा, स्लोप इज इक्वल टू tan फाइ, तो जब मैंने इसकी स्लोप फाइंड की तो वो मुझे वैल्यू क्या देगा, वेलोसिटी। v1, यस, tan फाइ। तो v1 विल बी इक्वल टू tan फाइ। बच्चों बना लो, जो भी ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लो, जो लिखना है लिख लो। पॉइंट नंबर 5, स्लोप से हम नीचे मूव करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, एरिया फाइंड करोगे तो ऊपर मूव करोगे, ठीक है। तो ग्राफ में ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ये आपको याद रखना है और उसको फॉलो करते रहना इन रूल्स को, और आपके सारे के सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। हाँ भाई बच्चों, डाउट है फीडबैक बताओ फटाफट। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो, तो विद दिस हमारा ये टॉपिक कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमें अब इसके कुछ एग्जांपल्स करने हैं। बिना इसके एग्जांपल्स किए हमारी बात नहीं बनेगी, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स। तो एग्जांपल उठाएंगे हम सबसे पहले हमारी डीपीपी से। तो डीपीपी आपके सामने ओपन है। तो ये रहा हमारा डीपीपी। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके सामने। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विद टाइम मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। देखो सब कुछ मेंशन्ड है, स्ट्रेट लाइन मतलब 1D मोशन है। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। illustrated in the figure below, the distance traveled by the particle in 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? फटाफट बच्चे मुझे इसका आंसर चाहिए, बताओ। कैसे करेंगे? सर टोटल एरिया निकाल के। यस, एब्सोल्युटली राइट। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए वी विल फाइंड द एरिया अंडर वीटी कर्व। तो वीटी पूरी के पूरा ग्राफ आपके सामने है। कोई ट्रायंगल है तो कोई ट्रेपीजियम है, कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, सिंपल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। चलो इसको हम ट्राई करेंगे। 55 मैंने अभी तक नहीं किया, आंसर 55 आ रहा है। हाँ भाई बच्चों, बाकियों का आंसर 55 आ रहा है क्या? क्या करके देखें एवरीबॉडी। 10 20 30 1 2 3 4। चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सिर्फ एक ही आवाज आई, तो इसका मतलब ये है कि करो भाई। तो अब यहाँ पर ये आ गया 0, ये आ गया 10, ये 20, या 30 और 40 भी है क्या? 10 20 30। तो 0 से 20 जाएगा, सेकंड दिए हुए हैं 1 2 3 4। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, बिल्कुल इक्वल हैं। तो आपका ग्राफ बनेगा ऐसा। पैरेलल, उसके बाद 3 में नीचे, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन। सर 55 ही आ रहा है। 55 आ रहा है, वेरी गुड। तो 55। हाँ भाई हर्ष, तुम्हारा आंसर आया। इसको आपने सबसे पहले ट्रायंगल बना लिया। बता दो सर। हाँ बनाओ बनाओ। ये आपके पास रेक्टेंगल हो गया, ये ट्रेपीजियम हो गया। वैल्यूज आपने यही लेनी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो जब मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 20। बस रेक्टेंगल। अब मैं सेकंड का एरिया फाइंड करूंगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 एंड 4। तो 2 - 1 और यहाँ पर 20, तो इसका एरिया आएगा 20 × 2 - 1।
हर्ष समझ में आया बच्चे? हाँ सर। कर ले बच्चे, कोई नहीं, वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारी। 10 + 20 × 3 - 2, और उसके बाद हम प्लस करेंगे ये वाला 4 - 3 × 10। तानवी ने दिया था सबसे पहले आंसर, बड़ी फास्ट कर दी कैलकुलेशन, इतनी तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। कितना आ गया ये? 20, 30, 40, 50, 55 सर। 55। अब देखो बच्चे, मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? आपको सर मीटर स्क्वायर। एवरी टाइम द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं यहां पर कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं मैंने एरिया फाइंड किया और मेरे पास आ गया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का आ गया मीटर, तो अब ये कैसे जस्टिफाई होगा? हाँ भैया, एनीबॉडी वांट टू ट्राई? Sir, because velocity time area under velocity time graph gives displacement. So displacement units are meter. यस, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया वेलोसिटी और टाइम, तो वेलोसिटी के यूनिट क्या है? वेलोसिटी के यूनिट है मीटर पर सेकंड, और टाइम के यूनिट क्या है? सेकंड। तो मैं अब मैथ्स को आप देखो कि फिजिक्स वालों ने कैसे अडेप्ट किया है। एरिया फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करके हम क्या क्या चीजें फाइंड करी जा रहे हैं, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया किसमें? मीटर में। तो डायरेक्ट आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई। हाउ ब्यूटीफुल इज इट? अब आप सोच के देखो कि कल जब आप +2 में हो जाओगे, 12th में हो जाओगे, आप फिजिक्स पढ़ोगे, आगे आगे आपको मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिख दूंगा, यहाँ पे टाइम लिख दूंगा, पता नहीं क्या क्या कर देंगे हम, और पता नहीं क्या क्या ही आप फाइंड कर दोगे। ऐसे ऐसे फार्मूले बन जाएंगे कि आप कहोगे कि वरुण सर आपको तो कम पता है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, एक नया मेथड निकाल के बता दोगे आप। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना, ये चीज। तो अब यहाँ पर एरिया निकाला है लेकिन यूनिट मीटर में है, इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। थोड़ा सा मुश्किल एग्जांपल लेते हैं। ये वेलोसिटी ये वाला ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। The VT graph of the moving object is given in the figure. V and T मतलब वेलोसिटी एंड टाइम। यूनिट हमें यहाँ चेक करो, देखो सेंटीमीटर पर सेकंड, इसने पहले से ही चालाकी कर ली, गलती कर सकता है बच्चा, यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर चला गया, और यहाँ पर आ गया ये सेकंड। अब इसमें जो मेरे पास ये ग्राफ बना, यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। हाउ वुड यू डू दैट? So by checking the slope, maximum slope. यस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अब मैं एक्सेलरेशन में जाना चाहता हूं तो v/t जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे स्लोप लेनी पड़ेगी। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? हाँ भाई, बाकी बच्चे समझ में आ रहा है? स्लोप कैसे फाइंड करोगे इसकी? So tan theta. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, फॉर एवरी केस यू हैव टू फाइंड tan थीटा। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे, हर जगह पर tan थीटा आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। करके देखो, ग्राफ आपके सामने है। वैसे ही नॉइज बहुत हो जाता है। हाँ भाई, कुछ समझ में आया? Sir, is it 1 centimeter second square? 180 - 20 maximum acceleration will be equal to 6 centimeter per second squares। देखो दोबारा, चलो इसको ड्रॉ करते हैं। 80 तक लेकर जाना पड़ेगा, इसको भी 80 तक लेकर जाना पड़ेगा। बच्चे अभी स्क्रीन में ले रहा हूँ, ठीक है ना। आपने ड्रॉ कर लिया ग्राफ?
ओके 2020 ये वाला आ गया 2020 3020 ओके 80 and then 80. हाँ भाई बच्चे आंसर आया किसी का? हम्म हाँ भाई किसी का भी आंसर आ गया हो तो मुझे बोल देना। अन्वे बच्चे आया? हर्ष? Sir, is it 6? यस एब्सोल्युटली इट इज 6। कैसे आएगा बताओ? चलो इसकी नेमिंग कर लेते हैं A B C D। हाँ भाई बच्चे बोलो कौन से सेक्शन के लिए आई स्लोप सबसे ज्यादा? यस थर्ड। तो थर्ड वाले में क्या होगा देखो एग्जांपल, अब मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या करूंगा? आई विल ट्राई टू फाइंड दी स्लोप। वैसे तो मुझे देखकर ही पता चल रहा है, आप देखकर देख सकते हो कि ये 20 है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस थर्ड सेक्शन को तो 80 माइनस 20 तो ये मेरे पास बन जाता है 60 और ये बन रहा है मेरे पास 10। तो मुझे देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पर 6 आ रहा है। लेकिन अगर मैं बाकी सब भी निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। ये ए ऑप्शन के लिए आएगा 20 डिवाइडेड बाय 20। तो एक्सीलरेशन फॉर ओ ए दैट विल बी गिवन बाय 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड्स सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिजिक्स में अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करते हुए यूनिट्स को लिखें तो इसको बुरी बात नहीं मानी जाती, ये बहुत अच्छी आदत है। इसको अपने साथ रखने की कोशिश करो हमेशा ही। फिर उसके बाद आ गया एक्सेलरेशन ए बी। तो ए बी की तो स्लोप मुझे दिख ही रही है 0 है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द स्लोप बी सी। तो बी सी का क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 60 को पहले हम 60 नहीं लिखते, कंफ्यूजन होता है, हम लिखते हैं 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स। ये आ गया मेरे पास 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और द लास्ट पार्ट सी डी। तो सी डी के लिए क्या आएगा? 80 माइनस 0 divided by total time, that is 40. So this is coming out to be 2 centimeter per second square. तो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन वाला आंसर। सर यहाँ पे 0 माइनस 80 नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 0 माइनस 80 ले लो। अगर आप नेगेटिव शो करना चाहते हो तो यू कैन टेक इट एज 0 माइनस 80। ये आ गया माइनस, बिल्कुल राइट, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। मैंने स्किप कर दिया था, ओनली मैग्नीट्यूड मैंने ध्यान में रखा। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका -2, ये हो गया 6, ये हो गया 0, ये हो गया 1। दिस इज पॉजिटिव स्लोप, दिस इज 0, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? ओके, यस रिटार्डेशन। अभी बच्चों किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर।
तो बच्चे ठीक है, फिर आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अब आपका काम क्या है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है ना। अब आपका काम क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, तो आपकी जो क्लासरूम मैप है उसमें मैंने डीपीपीज शो की हुई हैं। तो दिस इज योर DPP number 4 in which we have covered relative motion and graphs in 1D. Okay, so there are nearly like 25 questions or something. ये देखो आप, यहाँ से रिलेटिव मोशन शुरू हो गया, ये देखिए। तो रिलेटिव मोशन के भी हैं 13 क्वेश्चंस और ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं नियरली 30। सो टोटल 43 क्वेश्चंस आर देयर। तो इस तरह से आपकी सारी डीपीपीज यहाँ पर हैं, DPP 1, 2, 3 एंड 4। DPP 1 के डाउट्स हम पहले से ले चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग कर लोगे दोबारा से, अगर आपने लेने हैं तो यू कैन आस्क मी द डाउट्स फ्रॉम DPP 1 आल्सो। तो DPP 2 के हम कल क्वेश्चंस में डाउट्स लेंगे, और मैंने हमारे ऐप में वीकली शेड्यूल डाल दिया है, यू हैव टू सी इट एंड यू हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू द वीकली शेड्यूल। तो मैं ये आंसर नहीं चाहता हूँ जैसा कि हर्ष ने आंसर दिया था पहली क्लास में कि सर मैं DPPs करना भूल गया। तो कोशिश करना कि आप करो कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो इट्स नॉट ए मैटर, अगले दिन भी हमने डाउट्स लेने हैं तो नेक्स्ट डे भी डाउट होगा। अकॉर्डिंग टू अवर प्लान आपका टेस्ट फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा, फ्राइडे या सैटरडे। तो उसके लिए अब हम प्रिपरेशन करेंगे। बच्चे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर रिलेटिव मोशन का ही होगा और ग्राफ्स का।